उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती अन्य राज्यों से अलग है। हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ, और जब भी मामले की सुनवाई होगी तो मामला अन्य राज्यों के साथ ये डिसाइड नहीं किया जाएगा। इसके बहुत सारे रीजन हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट का अध्ययन करना पड़ेगा। पहला गोकलनाथ केस, दूसरा केशवानंद भारती केस और तीसरा मिनर्वा मिल केस। ये केस इस 69,000 भर्ती के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको पता चलेगा। जब बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित किया गया तो उसके 2 रीजन थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहला रीजन लॉ के बेस पर बताया कि जो एनसीईटी एक्ट 1993 है उसके कुछ प्रावधानों का वायलेशन हुआ है। एनसीईटी ने कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई थी, इसलिए लॉ के बेस पर वो गजट नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए क्वैश किया गया। ये लॉ के बेस पर था। मेरिट के बेस पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट होना चाहिए वो बीएड के पास नहीं था। और इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आरटी एक्ट में जो बाद में संशोधन करके 21A में इसको जोड़ा गया, यानी कि मौलिक अधिकार होगा 6 से 14 साल के बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा था, इसलिए बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये मेरिट के बेस पर डिसीजन था, यानी जो बीएड को अपात्र घोषित किया गया वो मेरिट और लॉ दोनों के बेस पर अपात्र घोषित किया गया है। यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि यहां पर जो मौलिक अधिकार है उसके वायलेशन से यह केस जुड़ा हुआ है। इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में जो 3 केस मैंने आपको बताया था, पहला गोकलनाथ केस, दूसरा केशवानंद भारती केस और तीसरा मिनर्वा मिल केस, ये तीनों मील के पत्थर साबित हुए हैं हमारे भारतीय संविधान में। जब भी मौलिक अधिकार से छेड़छाड़ हुआ है उससे संबंधित मामले के केस को जस्टिफाई करने के लिए। और आपको ज्ञात होगा जब भी कोई विवाद होता है मौलिक अधिकार से जुड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ही ये डिसाइड करती है कि इस केस में क्या आगे लागू होगा। तो ये तीनों केस 69,000 की शिक्षक भर्ती की दिशा और दशा भविष्य में जाकर के तय कर सकते हैं। तीनों केस का डीपली अध्ययन करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो के अंत तक आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये दावा करते हैं कि एक ही गजट नोटिफिकेशन पर मान लीजिए इनकेस बीएड को सेफ रखा गया तो ये कैसे सेफ रहेंगे और अन्य राज्यों के अभ्यर्थी कैसे बाहर हो जाएंगे। दूसरा कि जब 21A का वायलेशन हो ही रहा है तो जो 69,000 में चयनित होगा वो भी तो वायलेशन कर रहा है 6 से 14 साल के बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना दे करके, और बाकी के राज्यों में इसी 21A के तहत उनको बाहर कर दिया जा रहा है। ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी। तो ये तीनों केस को जब आप समझेंगे तो पूरा मैटर ही आपको समझ में आएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि 69,000 की शिक्षक भर्ती का मामला अलग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ही जो बातें लिखी हैं वो चीज़ें जानते हैं और बहुत बार मैं बोल चुका हूं। तो अब इस चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूंगा कि जब तक लीगल पोजीशन उसका था उस समय ये भर्ती कंप्लीट हुई है और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर कंप्लीट हुई है। बाकी राज्यों में जो भर्तियां थी वो हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग था और सब्जेक्ट टू आउटकम था, इस वजह से उन भर्तियों पर खतरा है। 69,000 की शिक्षक भर्ती को और डीपली समझने के लिए एक एक करके केस को हम लोग समझते हैं। देखिए, ये चूंकि मामला मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ उस समय शुरुआत में जो संपत्ति का अधिकार है वो भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत होता था। यानी कि अगर हमारे पास कोई ज़मीन है तो वो मेरा मौलिक अधिकार है, चाहकर भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार हमारे ज़मीन को एक्वायर नहीं कर सकती थी। देश में बहुत सारी समस्याएं होने लगी कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और वहाँ से हाईवे गुजारना है तो वो मौलिक अधिकार के तहत था, इस वजह से वो अपनी संपत्ति देते ही नहीं थे राज्य सरकार को या फिर केंद्र सरकार को हाईवे बनाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए ये जरूरी था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास कुछ पावर हो ताकि लोगों की ज़मीन को एक्वायर किया जा सके। इसी के तहत वह संविधान में संशोधन करती है और जो संपत्ति का अधिकार है उसको लिमिट कर दिया जाता है, जिसके बाद से 2 केस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। पहला शंकरी प्रसाद जी का केस जाता है और एक और केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में लैंड एक्विजिशन से संबंधित मामले को लेकर के कि ये मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है और राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार हमारे जमीन को एक्वायर नहीं कर सकती। उसके बाद से चूंकि मामला लिमिट कर दिया गया था उसको संसद से परिवर्तित करके, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये आदेश देती है कि जो लिमिट किया गया है संपत्ति का अधिकार वो बिल्कुल सही है और केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार चाहे तो मौलिक अधिकार रहते हुए भी वह ज़मीन एक्वायर कर सकती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा पूरी केस को, तभी आप 69,000 वाले मामले को समझ पाएंगे। यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि जब भी संसद से कोई कानून पास होता है, यानी केंद्र सरकार कोई कानून लेकर के आ रही है,
तो अगर उस मामले में मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी रिव्यू के लिए चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार बार बार ये चीज़ें ना हो, इसके लिए शुरुआती वर्षों में जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद जब पहला संशोधन हुआ, तो इन सभी चीज़ों को अनुसूची 9 में शामिल कर देती थी कि अगर हम कोई भी इस प्रकार का संशोधन करते हैं तो वो उसमें जुडिशरी रिव्यू ना हो पाए, यानी कि कोर्ट चाहकर भी उसमें कोई परिवर्तन ना कर पाए। उसके बाद से 2 प्रकार के इस प्रकार के केस हो चुके थे, शंकरी प्रसाद जी का केस, और एक और मामला था जिसमें एक तरीके से जो संशोधन हुआ था कि लिमिट कर दिया गया था इनकी जो संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार था उसको, और सरकार चाहे तो इनकी संपत्ति को एक्वायर कर सकती है। उसके बाद ये मामला जो है वह 1967 का आता है, जिसमें गोकलनाथ केस होता है। ये 2 भाई थे जो कि पंजाब का मामला था। तो इसमें क्या था कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एक कानून लेकर के आती है कि किसी भी परिवार के पास अधिकतम 30 एकड़ तक ही ज़मीन रह सकती है, और ये जो गोकलनाथ थे, ये 2 भाई थे, इनके पास 500 एकड़ की ज़मीन थी। अब ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और ये कहते हैं कि चूंकि ज़मीन संपत्ति के अधिकार के तहत मेरा मौलिक अधिकार है और इसलिए राज्य सरकार चाहकर भी मेरा जमीन एक्वायर नहीं कर सकती थी। पंजाब सरकार क्या कर रही थी कि 30 एकड़ एक परिवार पर था तो इनके नाम से 30 एकड़ जमीन दे करके बाकी जमीन को वो एक्वायर कर रही थी। इसी के अगेंस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में उस समय 11 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी। आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक पीठ क्या होता है? जब भी संविधान के किसी मूल संरचना, मौलिक अधिकार या फिर मूल ढांचे से संबंधित किसी चीज को डिफाइन करना होता है तब संवैधानिक पीठ बैठती है। और विशेष तौर पर आपको ध्यान ये देना है कि इस प्रकार के संवैधानिक पीठ में जजों की संख्या जो होती है वो हमेशा विषम में होती है। क्यों विषम में होती है? इसलिए विषम में होती है क्योंकि अगर मान लीजिए सम संख्या रहे, मान लीजिए कि 12 रहता, तो उस कंडीशन में 6 जज अगर फेवर में रहते और 6 जज अगर अगेंस्ट में रहते तो कोई डिसीजन नहीं होता क्योंकि टाई हो जाता। इसलिए अगर ऑड संख्या में, ऑड नंबर में जजों की संख्या होगी तो जाहिर सी बात है अगर फेवर में मान लीजिए 5 रह रहे हैं और अगेंस्ट में मान लीजिए 6 रह रहे हैं तो उस हिसाब से जजमेंट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा जजों की संख्या ऑड संख्या में रखी जाती है जब भी संवैधानिक पीठ बैठती है। तो ये संवैधानिक पीठ बैठी थी 11 जजों की बेंच किस मामले में? गोकलनाथ केस मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है। ये जो डिसीजन आया था वो 6 और 5 से आया था। 6 ऑनरेबल जस्टिस जो थे वो गोकलनाथ यानी जो पिटिशनर थे उनके फेवर में थे और 5 जस्टिस जो थे वो गवर्नमेंट के फेवर में थे। इसमें यह फैसला हुआ कि कोई भी मौलिक अधिकार से संबंधित संशोधन नहीं किया जा सकता संसद के माध्यम से। यानी इससे पहले 2 जजमेंट जब आया था, शंकरी प्रसाद वाला मामला और एक और मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि अगर डेवलपमेंट और इस प्रकार की चीज़ें करना के लिए राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार चाह रही है और अगर अनुसूची 9 में उसको शामिल किया गया है, यानी कि हम उसमें जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकते, और अगर लिमिट कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को तो वो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार चाहे तो संपत्ति को एक्वायर कर सकती है, उस पर कब्जा कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। ये हो चुका था गोकलनाथ केस से पहले। और गोकलनाथ केस में जब संवैधानिक पीठ बैठी 11 जजों की बेंच, तो उन्होंने ये डिसीजन दिया कि चूंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत है इसलिए ये चीजें नहीं हो सकती। मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती और इस प्रकार के कानून नहीं ला सकती। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पहले जो जजमेंट दिया गया शंकरी प्रसाद मामले में और अन्य मामले में उसका क्या होगा? तो इस पूरे मामले को जब रिव्यू कर रही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो एक जर्मनी से इस प्रकार की चीज़ लाई गई। जैसे आपको ज्ञात होगा हमारा जब संविधान बन रहा था तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया, और उसी प्रकार से जब जुडिशरी रिव्यू की जाती है तो अगर इस प्रकार का कोई नया मामला आता है तो अलग अलग संवैधानिक चीज़ों को लेकर के किस प्रकार से डिसीजन हुए हैं उन सभी चीज़ों का सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं अध्ययन करती है। तो जर्मनी से एक रूल लिया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने जजमेंट को बदल सकती है। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने जजमेंट को बदल सकती है और उसे लागू कर सकती है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग यानी कि जिस दिन फैसला दिया गया उस दिन से उसे लागू करेगी और पहले के जजमेंट जो थे उसे एज इट इज रहने देगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जजमेंट क्या दिया था शंकरी प्रसाद में? वो ये दिया था कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार चाहे तो जमीन को एक्वायर कर सकती है और कि
गोकलनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि ये चूंकि मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए राज्य सरकार इसे अनुसूची 9 में शामिल ना करके और इस प्रकार से जमीन एक्वायर नहीं कर सकती। तो दोनों जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ही है और दोनों जजमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट में है। इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव और रूलिंग यहाँ पर लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारा जो केस गोकलनाथ वाला है वो आज जजमेंट आया, तो आज से ये चीज़ें लागू होंगी कि कोई भी मौलिक अधिकार का वायलेशन करने वाला कानून नहीं बनाया जा सकता संसद के माध्यम से और इस प्रकार की ज़मीन एक्वायर नहीं की जा सकती। लेकिन जो पहले हो चुका है शंकरी प्रसाद वाले मामले में वो लागू रहेगा, मतलब कि वो चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी है वो भी जजमेंट हमारा वैलिड है, लेकिन आज से ये वाला जजमेंट वैलिड माना जाएगा। मतलब पुराना जो जजमेंट था वो भी वैलिड रहेगा जब तक कि गोकलनाथ वाले केस में फैसला नहीं आ गया, और नया जजमेंट जब आया उस दिन से ये वाला जजमेंट प्रभावी हो जाएगा। इसके बाद से ये मामला फिर से कई वर्षों के बाद, अब चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट थी वो संसद से पास कानून के अगेंस्ट में फैसला दी हुई थी, तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो उसके अगेंस्ट में या तो अगर आप देखेंगे तो कोई नया एक्ट लाती है, कोई नया संवैधानिक संशोधन कर देती है और इन सभी चीज़ों को लेकर के। तो उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि फिर से संविधान में संशोधन किया। 368 जो हमारे संविधान में मेंशन किया गया है कि हम किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकते हैं, संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं, उसमें कुछ और पैरा को जोड़ा गया, क्योंकि पहले केवल वहाँ पर प्रोसीजर था कि आप किस तरीके से संशोधन करेंगे, उसमें कुछ और पावर जोड़ा गया जिससे केंद्र सरकार को और एम्पावरमेंट मिला कि वह संसद में इस प्रकार के संशोधन कर सकती है। अब यहाँ पर जो गोकलनाथ वाला केस था उसमें अनुसूची 9 वाला जो पूरा मामला था उसको और अच्छे से डिफाइन किया गया केशवानंदन भारती वाले केस में। केशवानंदन भारती वाले केस में भी मामला जमीन से ही जुड़ा हुआ था। वो एक मठ से संबंधित जो केरल के थे केशवानंद भारती, उनके पास 400 एकड़ की ज़मीन थी। वो 400 एकड़ की ज़मीन उस समय केंद्र सरकार एक्वायर कर रही थी, जिसके अगेंस्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर से इस मामले को देखते हुए कि हमारा मामला चूँकि गोकलनाथ से जुड़ा हुआ है और उससे संबंधित है, इस वजह से हमारे भी संबंध में फैसला दिया जाए। उसके बाद से ये मामला फिर से ये उठा कि क्या केंद्र सरकार किसी भी कानून को पारित करते हुए अगर उसे अनुसूची 9 में जोड़ दे तो क्या जुडिशरी उसका रिव्यू करेगी या नहीं करेगी, इस पर फिर सवाल उठा। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच बैठी। ध्यान से समझिएगा, इससे पहले गोकलनाथ केस में 11 जजों की बेंच बैठी थी और केशवानंदन भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी, क्योंकि लगभग सिमिलर मैटर पर यह मामला आया था। और अगर जजमेंट देना है, उसे ओवर रूल करना है, तो उससे बड़ी बेंच अगर जजमेंट देगी तभी चीज़ें ओवर रूल हो पाएंगी। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हुई। 13 जजों की बेंच में जो डिसीजन आया वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की जो संवैधानिक पीठ बैठी थी उसमें से 7 ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा ये फैसला दिया गया कि केंद्र सरकार के पास पावर है कि अगर वह संसद से कोई कानून लाती है तो मौलिक अधिकार को लिमिट किया जा सकता है या फिर उसे पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार इस प्रकार के कानून जब लाएगी तो उसे अनुसूची 9 में नहीं जोड़ सकती, यानी कि जो जुडिशरी है, जो एक तरीके से न्यायालय है, वह उसका रिव्यू कर सकती है कि कहीं सरकार इसका उल्लंघन तो नहीं कर रही है, कहीं मनमानी तो नहीं कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कर दे रही है कि लोगों का मौलिक अधिकार ही पूरी तरीके से छीन ले, कहीं देश में राजतंत्र तो लागू नहीं होने जा रहा है। इस प्रकार से चीज़ों को रिव्यू करने के लिए कोई भी अगर एक्ट आता है जो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है तो उसका रिव्यू जुडिशरी कर सकती है। इससे पहले क्या था कि उसे अनुसूची 9 में जोड़ दिया गया था, यानी उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता है। अब क्या किया गया, केशवानंदन भारती में 7 ऑनरेबल जस्टिस ने यह फैसला दिया कि इस प्रकार की किसी भी मौलिक अधिकार को लिमिट किया जा सकता है या फिर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसका जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार न्यायालय के पास सेफ रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा, और इसमें जो 6 जज थे वह इसके अगेंस्ट में थे। 6 जज ये कह रहे थे कि नहीं, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी किसकी थी, मेजॉरिटी 7 जजों की ये कह रही थी कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, तो उनका फैसला लागू हुआ। यानी कि केंद्र सरकार किसी भी मौलिक अधिकार में या तो परिवर्तन कर सकती है या फिर लोगों के मौलिक अधिकार को लिमिट कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण बोला था कि जो संविधान है उसकी मूल ढांचा, उसका मूल संरचना, उसकी जो सोल है, जो उसका आत्मा है, वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आजकल के आप लोग देखते होंगे मीडिया में और अंधभक्तों की बहुत सारी फौज है जो ये कहती है कि भारत जो है वह
हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, हिंदू देश घोषित होना चाहिए। क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? सुप्रीम कोर्ट का अगर आप केशवानंदन भारती वाला केस देखेंगे तो केंद्र सरकार संसद से कोई कानून पास तो कर सकती है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकती जिससे मूल संरचना ही प्रभावित हो जाए। उसके बाद से मिनर्वा मिल में भी इसी प्रकार के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे उसको लेकर के मामला गया था। तो इसमें भी यही मामला हुआ कि एक्ट, कोई कानून लाया जा सकता है संसद के माध्यम से पास करके, और साथ ही साथ उसका रिव्यू करने का अधिकार किसके पास होगा? वो होगा सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी चाहकर भी इसे इस प्रकार की अनुसूची में नहीं जोड़ा जा सकता कि जो भी न्यायालय है उसका रिव्यू नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ इसके मूल संरचना, इसके मूल ढांचे से परिवर्तन या फिर छेड़छाड़ किसी भी कानून के तहत नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो अब ये तीनों केस जो है वो 69,000 का भविष्य कैसे तय करेगी, ध्यान से समझिएगा। 69,000 का भविष्य जो है वह अगर आप देखेंगे तो गोकलनाथ केस से पहले तो जो दो जजमेंट दिए गए थे, दो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार जमीन को एक्वायर कर सकती है, और जब गोकलनाथ वाला केस आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, नहीं कर सकती है। तो पहले का जजमेंट तो अलग हो गया, दूसरे का जजमेंट अलग हो गया। सुप्रीम कोर्ट का 2020 श्री रामशरण मौर्य वाला केस को याद करिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र हैं। वहीं 11 अगस्त 2023 के श्री देवेश शर्मा जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए अपात्र हैं। अब दोनों जजमेंट यहां पर अगेंस्ट हो गया। तो यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का कॉन्सेप्ट अगर सुप्रीम कोर्ट लगाती है, इसका मतलब यह हो गया कि पहले वाला जजमेंट भी हमारा वैलिड रहेगा और अब वाला जजमेंट भी वैलिड रहेगा। अगर पहले वाला जजमेंट को वैलिड कर देती है 2020 वाला श्री रामशरण मौर्य वाले केस में, तो बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में। ध्यान से समझिएगा। और अगर इसे प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग करती है, यानी कि जिस दिन हमारा जजमेंट आया उस दिन से इसे प्रभावी माना जाएगा। या फिर प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग में अगर आप देखेंगे 11 अगस्त के जजमेंट में यह भी बात मेंशन की गई है कि जब कोई कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देता है, हाई कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब करार दे दिया? 25 नवंबर 2021 को। तो अगर प्रोस्पेक्टिव ऑफ ओवर रूलिंग वाला डॉक्ट्राइन वाला मामला लागू होता है तो 69,000 की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से सेफ हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपने पास पावर है कि वह पुराने जजमेंट को लागू कर सकती है और उसे परिवर्तित भी कर सकती है, और जो परिवर्तन होगा वो जिस दिन डिसीजन दिया गया उस दिन से इसे लागू कर सकती है। ध्यान से समझिएगा। अब आपके मन में फिर से सवाल आएगा कि ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाएंगी कि एक ही नोटिफिकेशन के आधार पर 69,000 में बीएड नौकरी करेगा और बाकी राज्यों में बाहर हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझिए, ये सिविल केस है। अगर आप इसे क्रिमिनल केस से जोड़ करके देखेंगे तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होंगी। जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया किसी भी अपराध के मामले में किसी को फांसी देने के लिए, ठीक है, किसी को फांसी देने के लिए कर दिया। उसके बाद से ये पास्ट का मामला हो गया और फ्यूचर में कभी केस आया सिमिलर मैटर पर और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस मामले में अब फांसी नहीं दी जाएगी या फिर संविधान में संशोधन हो गया, तो क्या पुराना फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उससे फिर से वो बदल सकती है? क्या वह जिसे फांसी दिया गया, क्या फिर सुप्रीम कोर्ट उसे फिर से जिंदा कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के मामले में जब अपने पुराने जजमेंट को ओवर रूल करना चाहती है या फिर बदलना चाहती है तो बहुत चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। याद करिए, जब शंकरी प्रसाद वाले मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पावर दी गई कि जमीन एक्वायर की जा सकती है, और गोकलनाथ केस में जब यह फैसला दिया गया कि जमीन एक्वायर नहीं की जा सकती, तो बहुत सारे केसेज में जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है उस जमीन को एक्वायर करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुकी होगी, बहुत सारे हाईवेज बना चुकी होगी। तो क्या उन सभी डेवलपमेंट को वापस ले लिया जाता? नहीं लिया जाता। इसी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को भी वैलिड रखा, लेकिन उस जजमेंट को बदल दिया जो कि प्रेजेंट से और फ्यूचर में लागू होगा। इसी प्रकार से 69,000 वाले मामले में अगर ये रूल अप्लाई होता है तो बीएड अभ्यर्थी यहाँ से सेफ हो सकते हैं। और जो एक और डाउट अभ्यर्थियों का ये रहता है कि 881 वाला जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में जो श्री देवेश शर्मा जी के साथ चैलेंज किया गया था वो उत्तर प्रदेश से संबंधित था। श्री राजबसु आर्या जी के द्वारा उस केस को फाइल किया गया था। तो क्या वो 69,000 से बीएड को बाहर करा सकता है? ध्यान से समझिएगा, यहां पर भी आपको यही रूल अपनाना पड़ेगा। क्यों अपनाना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है। ध्यान से समझिए, सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है जिसके आधार पर 4 साल से अभ्यर्थी यहां पर नौकरी कर रहे हैं। 2020 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से, और आज 2024 है, 4 साल से वो नौकरी कर रहे हैं। तो पुरानी भर्तियों पर जो जजमेंट ऑलरेडी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है और उनके वैलिड जजमेंट के आधार पर ये चीज़ें डिसाइड हुई थी। तो
यहाँ पर गोकलनाथ वाला केस अगर अप्लाई होता है तो जाहिर सी बात है उनको सेव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन भविष्य के मामले में अपने ही जजमेंट को ओवर रूल कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपके मन में जो भी डाउट होगा कि 69,000 में अगर बीएड चयनित होता है तो क्या वायलेशन नहीं हो रहा है किसी का, देखिए वायलेशन बिल्कुल हो रहा है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का गोकलनाथ वाला जजमेंट देखेंगे तो उसमें भी तो वायलेशन हो रहा था मौलिक अधिकार का। लेकिन अगर कोई इस प्रकार के जजमेंट आते हैं तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के हिसाब से फ्यूचर से लागू होने की संभावना रहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के फेवर में फैसला नहीं दिया रहता तब तस्वीर कुछ अलग रहती, लेकिन चूंकि उन्होंने अपना जजमेंट दिया हुआ है, अंतिम आदेश के आधार पर हुआ है, इसलिए ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से ही मुश्किल है। ध्यान से समझिएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड की एलिजिबिलिटी पर जो फैसला दिया है वह उस प्रकार से चैलेंज नहीं था। अगर आपने लास्ट हियरिंग देखी होगी श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका में, तो उसमें आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। उसमें ये मामला उठा था कि 69,000 में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज ही नहीं थी, वो मामला जो था वो क्वालिफाइंग मार्क्स से जुड़ा हुआ था। ध्यान से समझिएगा, 69,000 वाला जजमेंट मैंने पूरा रिव्यू करके दिखाया है आपको चैनल पर, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, बहुत बार मैंने रिव्यू किया। उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज थी। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में ये लिखती है कि जो डबल बेंच के द्वारा जो बीएड को अलाउ किया गया वो राइटली अलाउ किया गया है। अब वहां पर चैलेंज तो था, लेकिन उस तरीके से चैलेंज नहीं था जिस प्रकार से जोधपुर हाईकोर्ट में चैलेंज था। उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों को इस प्रकार से चैलेंज किया गया था कि जो यहाँ पर अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है उसमें बाद में संशोधन किया गया। पहले बीएड को शामिल कर लिया गया, बीएड की परीक्षा हो गई, एडवर्टीजमेंट जारी हो गया, उसके बाद जाकर के संशोधन किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको चैलेंज किया गया था 69,000 वाले मामले में कि आपने संशोधन बाद में किया है, और इसी का रिव्यू केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर रही थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि 28 जून 2018 वाला एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन बाइंडिंग नेचर का है, जिसे राज्य सरकार चाहकर भी उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, तो भले ही इन्होंने अपना संशोधन बाद में क्यों ना किया हो, लेकिन बीएड को अलाउ करना इनका सही डिसीजन था। तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को एलिजिबल मान लिया। बीएड की एलिजिबिलिटी 21A के अंतर्गत वहां पर नहीं जांची गई थी। एनसीटी ने 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन एनसीटी एक्ट 1993 का वायलेशन किया है या नहीं, इस बात की जांच नहीं की गई थी। तो अगर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बीएड को राइटली अलाउ करने की बात की है 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो सिर्फ इस मुद्दे पर कही थी क्योंकि इनका जो चैलेंज किया गया था वह अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत किया गया था, और उसमें कहीं पर भी 21A पर चर्चा नहीं हुई, या फिर उसमें कहीं पर भी अगर आप बात करें जो एनसीटी एक्ट का वायलेशन किया गया उसकी चर्चा नहीं की गई थी। तो अगर इन सभी चीज़ों पर चर्चा होती है, इन सभी चीज़ों पर बहस होती है, तब तस्वीर अलग हो सकती है। लेकिन फैसला बदलने की और बीएड 69,000 से बाहर होने के मामले अलग अलग हो सकते हैं अन्य राज्यों से। अब मैं समझता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश का मामला अन्य राज्यों से अलग है और क्यों इस पर अलग से बहस होने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।